कि 2007 से हम धंधा करते थे, इसके साथ सोई, एसटीएम के साथ सोई, तब तो बड़ा मज़ा आया। अचानक से दिसंबर 2023 में मैंने घर में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि कोई घर में आता है थर्ड पर्सन। हाँ, मैंने बात की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई गैर कानूनी नहीं है, शुरू से ही इस तरह का आदमी है और लड़कियां सप्लाई करता है और उसके पुलिस में इसीलिए उसके लिंक है और जिसके बल पे उड़ता है वो मेरा जीजा है डिस्ट्रिक्ट जज। कि उस आदमी ने फोन करके मेरे मोबाइल में फोन करने लगा, ये बोलती थी इसको धमकाओ, औरत बोलती थी इसको धमकाओ, इसको डराओ। कई दर्द झेले मैंने, वो दोनों मिलके मुझे रोज प्रताड़ित करते थे, जिसके भी सबूत मेरे पास है कि अंकल रोज आते थे, मुझे मारते थे, मेरा दांत भी अंकल ने तोड़ा था, पैर भी तोड़ा था और वो डराते थे पापा को बताओगे तो नहर में फेंक देंगे। कि मेरे को फरीदाबाद में पुलिस ने एक तरह से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बोल रही है, मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश करी गई पुलिस के द्वारा। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका मोड़, जहाँ पर एक व्यक्ति का अपनी ही पत्नी पर आरोप है कि उसने मेरे साथ गलत किया तो किया, लेकिन मेरी बच्ची के साथ, जो कि 3 साल की बच्ची के साथ उसने बहुत गलत व्यवहार किया, दरिंदगी दिखाई। किसी पराये मर्द के साथ, उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करवाती थी, उसके साथ मोलेस्टेशन करवाती थी और भी बहुत सारे ऐसे गलत काम, उसको मारा पीटा करती थी। ये एक पति का आरोप है अपनी पत्नी के लिए। अब मैं पति से जानना चाहूँगी कि क्या सच है ये, क्योंकि 3 साल की बच्ची है। 3 साल की बच्ची से हम क्या ही बात कर सकते हैं। इनका कहना है कि 3 साल की बच्ची 10 महीने तक इस तरह से प्रताड़ित होती रही माँ द्वारा, क्योंकि माँ और उनके साथ जो व्यक्ति था वो उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार करते थे और दरिंदगी दिखाते थे। ये पति का कहना है। अब इस वक्त ये केस तो फरीदाबाद का है, लेकिन ये दिल्ली में है, द्वारका मोड़। तो इनका कहना है कि मैं इस खबर को मीडिया में देना चाहता हूं, ताकि मीडिया की वजह से ये खबर फैले और उन सबको भी पता लगे जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। इन्होंने कई सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं जो बड़े बड़े लोगों पर भी लगाए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ये खुद ही बता पाएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर, आप मुझे शुरुआत से बताइए, आप अपनी पत्नी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैम देखिए, मुझे कुछ पता नहीं था। एक्चुअली हमारी शादी 2017 में हुई, जो कि जीवनसाथी.com या शादी.com ध्यान नहीं है, बट मेरे पास उसका प्रूफ है। वहाँ से मिली, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, वो भी बिहार की रहने वाली थी, तो वो फरीदाबाद में अपनी मौसी के साथ रहती थी। तो हमारी आर्य समाज मंदिर में एक तरह से शादी हुई और फिर मैं फरीदाबाद में ही रहने लगा। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच तो होती है, तो इग्नोर उतना करना पड़ता है, नहीं तो फिर रोज लड़ाई ही होगी घर में। 2017 से लेके 2023 तक में हम लोग एक पति पत्नी की तरफ एक हैप्पी फैमिली रह रहे थे। 2022 के नवंबर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ गुजरात। तो मैं गुजरात गया, कुछ 6-7 महीने रह के फिर उसके बाद अमृतसर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। अमृतसर में जॉब लगी, तो मैं फरीदाबाद से हर 7-8-10 दिन पे आता जाता रहता था। मतलब पत्नी आपकी फरीदाबाद में ही रहती हाँ, वो फरीदाबाद में रहती थी। तो उस दौरान मेरी बच्ची को हर 10 दिन पे, 12 दिन पे चोट लगती थी, बहुत गंभीर। कई बार पैर टूट गया, फिर हाथ टूट गया, एक बार सर फूट गया, एक बार दांत टूट गया और मैं नहीं रहता था। तो बच्ची है, खेल कूद में भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी उसकी माँ यही बताती थी कि बच्ची गिर गई है। तो ठीक है, गिर गई है तो नॉर्मल ही दिखाते हैं, हम भी बच्चे में गिर जाते थे, तो उतना सबूत इकट्ठा करेंगे फ्यूचर के लिए तो कोई सोचता नहीं है। ठीक है, अपना नॉर्मल जैसे रूटीन चेकअप होता है वो सब हो गया, वही करवा देती थी। फिर मैं आता था, देखा, अपना हो गया, नॉर्मल चल रहा था लाइफ। अचानक से दिसंबर 2023 में मैंने घर में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि कोई घर में आता है थर्ड पर्सन। मैंने जांच की तो मुझे पता चला एक आदमी है, इन्वॉल्व है, उसके नंबर पे बातचीत भी होता है। वो उसके बाद फिर बट कुछ मैं कर नहीं सकता था। मैंने बहुत समझाया, बट मुझे पत्नी से बात करनी चाहिए थी हाँ, आपको। मैंने बात की तो उसने फिर बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई गैर कानूनी नहीं है, ये नहीं है। फिर मैं उसकी मौसी से बात करी, मौसी को समझाने लगा। मौसी भी उसको समझाई कि ये सब मत करो, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, गलत है। सब कुछ ठीक था, अच्छी सैलरी थी, अच्छी नौकरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक से जब उसकी मौसी उसे समझाने लगी तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। फिर रात को मतलब बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, सारे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्ड, क्योंकि वो मुकर जाती थी तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करता था। फिर उसके बाद उसकी मौसी जब उसको ज़्यादा समझाने लगी, तब उसने अपनी मौसी को कहा कि 2007 से हम धंधा करते थे, इसके साथ सोई, एसटीएम के साथ सोई, तब तो बड़ा मज़ा आया। मतलब और भी कई नाम हैं, मैं नहीं ले रहा। मौसी से ये बातें बोल रही थी, तो इसका मतलब मौसी को ये बात पता थी कि ये 2007
से दोनों मिलके ही हाँ, कर रहे थे। सेक्स वर्कर का काम करती और मुझे ही मेरे साथ झूठ बोल के शादी हुई, चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में तुम लिखी थी, जो हो गया हम भूल जाते हैं, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। क्या एक मतलब अगर ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। फिर वो औरत बोल रही है कि नहीं, वो आदमी मुझे इसी धंधे में मिला और उसने मुझसे ये सब काम छुड़वा दिए, वो मेरा भगवान है। तो मैंने उसको बोला कि ये तुम्हारी थ्योरी बहुत गलत इसलिए हो रही है क्योंकि जो सेक्स वर्कर में क्लाइंट बन के आया वो भगवान हो जाएगा, और जिसने शादी करी बिना मतलब तुम पे शक किए, और जब पता चल गया उसके बाद भी तुम्हें पत्नी एक्सेप्ट कर रहा है अपनी, अब ठीक है, तब वो तुम्हारा भगवान नहीं हुआ। तो ये थ्योरी गलत है, कुछ ना कुछ इसमें मुझे लगा कि कुछ ना कुछ और है। फिर जब और मैं तहकीकात करने लगा तो उस अचानक से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया उसकी पत्नी का। उसने मेरा नंबर कहीं से ले जो थर्ड पर्सन जी, जी, आपकी जी, जी। पत्नी के साथ रहता था। हाँ, उसकी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बताया था कि ये किसी के साथ चक्कर में है और ये ऐसे-ऐसे हरकत है। तो उसने पूछा कि कौन है ये लड़की? तो उसने उसकी मौसी का नंबर दिया। उसकी मौसी के घर गई वो, मेरा नंबर खोजा, मुझे बात करी। उसको पता था कि उसका जो मेरी वाइफ़ है उसके पति का नाम जितेंद्र है, बट मेरा नाम अमित था। तो जितेंद्र कौन है, अब ये सब चीज़ें मैं मतलब सारी रिकॉर्डिंग है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। ये कहानी आपको नहीं लगता बहुत उलझी हाँ, हुई हाँ, है? उलझी हुई है। मैं बिल्कुल आसान कर देती हूँ इसको। थर्ड पर्सन जो था उसकी पत्नी आप तक पहुँच जाती है। जब वो आप तक पहुँची तो क्या बात हुई? मुझे उसने बोला जो आपकी पत्नी है, काव्या नाम था उसका, हुँ, हुँ। कि काव्या की पति जितेंद्र जी आप ही हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो अमित हूँ। तो उसने नहीं, आपने बात करी थी मेरे से। तो इन्होंने जब इनकी पोल खुल गई थी तो इन्होंने किसी जितेंद्र नाम के आदमी से बात कराई थी कि मैं काव्या का पति हूँ और हुँ, आपके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं। तो बच्चे में अकेले रहते हैं तो बच्चे थोड़ा घर में देखने-वेखने के लिए आ जाते होंगे, तो ऐसी कुछ बात नहीं है, आप इन पे शक शक मत दूर करो। करने हाँ, के लिए, ठीक है। तो बोला नहीं, मैं जितेंद्र नहीं हूँ, मेरा नाम अमित है और मेरी कोई बात नहीं हुई आज तक। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि देखो, उसी ने मुझे पहली बार बताया कि आपकी बीवी पार्लर वगैरह का काम नहीं करती, वो कॉल गर्ल है, ठीक है? ये और उसके बाद मेरे पति के मोबाइल में 3 नंबर हैं, तीनों अलग-अलग नाम से है, काव्या, अन्नू और नैना। तो काव्या, अन्नू तो उसका नाम था, नैना उसकी सिस्टर का नाम था, अपनी सिस्टर जो कोलकाता में रहती है। लेकिन उसका यहाँ पे जो वो काम करती थी, उस इंडस्ट्री में इसका नाम नैना था, वो भी मुझे पता नहीं था। वो तीनों नंबर मेरे को पता है कौन-से नंबर है। उसके बाद फिर उसकी पत्नी ने बोला कि मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग रखी थी घर में, उससे मुझे बहुत आपत्तिजनक बातें सब लगी, मेरी बच्ची के बारे में गलत वर्ड बोले जा रहे थे, तो कैसे एक माँ बर्दाश्त कर सकती है इतना, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसकी पत्नी ने बोला कि देखिए, मेरा पति भी बहुत ही शुरू से ही इस तरह का आदमी है और लड़कियां सप्लाई करता है, और उसके पुलिस में इसीलिए उसके लिंक है, और जिसके बल पे उड़ता है वो मेरा जीजा है, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ये उसने मुझे बताया। तो उसके बाद इतनी बातें हुई हमारी, 40 मिनट तक जो रिकॉर्ड है, और वो 40 मिनट उसके मोबाइल से मेरे नंबर पे बातचीत हुई हुई है। वही कॉल कर रही थी, मैंने कॉल बैक किया था। वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद जब मैं सारी चीज़ें समझा, तो फिर जब रिकॉर्डिंग पूरी सुनी मैंने, उसने बच्ची को जान से मारने की मेरे मोबाइल पे कॉल करके मेरी पत्नी ने उठाया, उसको बोल रही थी कि 3.5 साल की जो है ये, उस टाइम 3.5 साल की थी नेट, इसको मार देंगे फरीदाबाद में, आएगी तो। हम गाँव जा रहे थे, बिहार। बच्ची के साथ क्या दुश्मनी एक माँ की? मुझे क्या पता, अब ये मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आज भी अभी भी मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो रिकॉर्डिंग में है मैं वही बोल रहा हूँ कि उस आदमी ने फ़ोन करके मेरे मोबाइल में फ़ोन करने लगा, ये बोलती थी इसको धमकाओ। वो औरत बोलती थी इसको धमकाओ, इसको डराओ। ये दोनों व्हाट्सएप पे बात। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था? डिवोर्स जैसा कुछ नहीं था? मैं सोचता था डिवोर्स ही लूँ, लेकिन डिवोर्स लेने के बाद जब मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे, तो वो बच्ची भी ले लेती, एलिमनी भी लेती, तो मैं इसलिए करूँ तो करूँ क्या? मैं फँस चुका था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे मुझे मिल जाएँ। ये भी कानून में 1-2% है कि उसको मिल सकता है। बट मैं चाहता था कि ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत में नहीं रख सकता। ना मैं आत्महत्या कर सकता था क्योंकि मेरे बच्चों का क्या होगा? और ना मैं कोई गैरकानूनी काम कर सकता था, फिर भी मेरे बच्चों को नुकसान होता। मेरी ऐसी ज़िंदगी हो गई थी, ना मैं जी सकता था, ना मैं मर सकता था, और वो मुझसे 4 महीने तक, मैं तब तक रुका, मैं बोला जब तक सारे एविडेंस मैं इकट्ठे नहीं करूँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कई दर्द झेले मैंने, वो दोनों मिलके मुझे रोज़ प्रताड़ित करते थे, जिसके भी सबूत मेरे पास हैं। वो मुझे बिहारी बोल के, गाली देके फरीदाबाद छोड़ने की धमकी देता था। गंदी मेरी माँ को गाली, मेरे बाप को गाली, गंदी-गंदी गालियाँ देना, बट मैं इसलिए चुप था
कि बस मैं चाहता था कि मुझे बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ उसका कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाए, कुछ सबूत मिल जाए। मतलब आप अपनी बच्ची की सेफ्टी चाहते बस बस बस, क्योंकि अगर मैं तलाक लेता, कुछ भी होता, तो आजकल देखो आपको पता ही है कानून कैसा है, इस पे तो मैं विश्वास क्या करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस देश का कानून और प्रशासन क्या कर रही है, मेरे पास उसके भी सबूत है। फिर क्योंकि रिकॉर्डिंग 8-8 घंटे की थी, मैं सुबह रिकॉर्डिंग रख के जाता था, रात में आके सुन नहीं पाता था, 8-8 घंटे की कई रिकॉर्डिंग थी। तो एक दिन जब बच्चे को मारने के लिए वो आया, तो हम अपने बच्चे को बचा के फरीदाबाद में ही दूसरे जगह चले गए। वहां जब देखा 4-5 दिन अब कोई नहीं आ रहा है, तो बच्ची को डर खत्म हुआ कि अब मम्मी भी नहीं है, वो अंकल भी नहीं आ रहे हैं। इसका जब डर खत्म हुआ तो इसने मुझे बताया कि अंकल रोज आते थे, मुझे मारते थे, मेरा दांत भी अंकल ने तोड़ा था, पैर भी तोड़ा था, और वो डराते थे, पापा को बताओगे तो नहर में फेंक देंगे। वहां बगल में नहर था, नाला। आपने कई बड़े अधिकारियों के नाम भी लिए। मैंने नहीं लिए, उन्होंने लिए ना, कि पुलिस भी उनके लिंक में है, जज मतलब जैसा कि आपको बताया गया वो बताया आप बता रहे हैं। मैं बता रहा अच्छा, मीडिया का सहारा आपने क्यों लिया, मैं ये जानना मीडिया का सहारा इसलिए लिया क्योंकि मैं कोर्ट में भी गया हूँ। कोर्ट में मैंने जब वहाँ पे जज को भी ये कहा कि हमारी जान को खतरा है, वहाँ पे वो आते हैं कोर्ट में, वो मुझे मारना चाहते ताकि केस खत्म हो जाए। पर मैं आपको सारे एविडेंस भी दे रहा हूँ, मैंने सीडीआर के लिए एप्लीकेशन लगाई, सीडीआर तक भी कबूल नहीं हो रही है, और मुझे वहाँ जाऊंगा आप मरवा दोगे। कौन जो गुंडे हैं, जो भी हैं इस चीज में, उनके पुलिस में लिंक है, क्योंकि मेरे को फरीदाबाद में पुलिस ने एक तरह से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बोल रही है, मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश करी गई पुलिस के द्वारा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सत्य है। मैं जहां रहता था वहां पुलिस गई, जैसे एक टेररिस्ट को ढूंढते हैं वहां पे गई, मेरे मकान मालिक को बोला ताला लगाओ, अमित आएगा तो बताना, सिर्फ इसलिए कि मैं इस बच्ची को मारने नहीं दे रहा था उस आदमी को, सिर्फ इसलिए। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ले गई, हमें बुलाई बयान देने के लिए। हमने बयान दिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, इसने बयान दिया 13 जून 2024 को, उस बयान को गायब कर दिया गया। दोबारा बुलाया 21 जून 2024 को, बुला के बच्चे को छीनने लगे, बच्चे को मेरे से ही छीनने लगे, और आरोपी माँ को बुला लिया, वहां कस्टडी की बात होने लगी, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने बोला कस्टडी क्यों हुई है, तो आरोप बयान लेने के लिए आप बुलाए, और माँ को क्यों बुला रहे हो, जब आरोपी के सामने बच्चे का बयान कैसे लोगे आप, ये तो कानून में कहीं नहीं है। फिर मैं वहां से लेके चला गया। फिर इन्होंने मुझ पे टेररिस्ट की तरह पुलिस लगा दी, दिल्ली पुलिस, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, लेके भाग गया। हाँ, जबकि वही जो CWC के चेयरमैन हैं, जो हेड थे। अपने देश के कानून पर भरोसा नहीं आपको? मुझे है। तो फिर बच्ची लेकर क्यों गए? आप थोड़ा नहीं इंतजार करते? नहीं, उन्होंने बोला बच्चा तुमसे अब अलग कर देंगे, उन्होंने बोला, लिख के दिया, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने बोला कि बयान लेने के टाइम में आप बच्चा कैसे अलग करोगे, वो सुनिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी जो सुनील यादव जी हैं, उनकी एक रिकॉर्डिंग है जो मेरे पत्नी के व्हाट्सएप से उन्होंने कॉल करी 2 दिन बाद। कौन है सुनील यादव? जो CWC फरीदाबाद में थे, उन्होंने मुझे कॉल करी व्हाट्सएप पे, जो मैंने डिवाइस से रिकॉर्ड करी। उस समय वो खुद बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची थी, आप ले गए, मैं तो कहीं नहीं रहा कि किडनैपिंग होगा। फिर आप बोल रहे हैं मेरी बच्ची थी, मैं ले गया, उसमें कोई गलत नहीं है, फिर आपने पुलिस क्यों दौड़ाया मेरे पीछे? कानून का उल्लंघन उन्होंने खुद किया है, प्रताड़ित बच्ची को आरोपी के सामने मिला दिया आपने, कानून तो वही गलत हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे को ही छीनने लगे, छीनने की सरकारी कोशिश हुई ताकि बच्ची छीन लेंगे, उसके बाद अमित। अब हाँ। मुद्दे पर आ जाते हैं, अभी आप क्या चाहते हैं? आपने मीडिया बुलाई है? मैंने बुलाया इसलिए है, यहाँ भी अटैक हुआ, यहाँ भी FIR नहीं हुई, यहाँ कह रहे माँ है, माँ पे किडनैपिंग का केस नहीं लगता है। तो एक चीज़ बताओ, जब माँ 4 गुंडों के साथ आके, 4 लोगों के साथ आके यहाँ हाथापाई कर सकती है, तो इससे अच्छा तो पुलिस को बुला के पुलिस बच्चे ले जाए। कोई वीडियो तो शूट की होगी कि माँ आ रही है, 4 गुंडे ला रही है और आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है। एक चीज आपको थोड़ी ना पता होता है कि मुझे कैमरा लेके ऑन करके रखना है, कोई आएगा, वो अचानक से क्या एविडेंस दिखो? लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने देखा। वो जहाँ पे आप अभी खड़े थे मेरे घर के आगे, वहाँ CCTV फुटेज है, वो मेरा 1-1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो आदमी कौन था उसके साथ, उसका क्या कनेक्शन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं आपकी पत्नी सेक्स वर्कर है, मुझे नहीं पता, आप ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रही है कि वही बात। 2007 से मैंने नहीं कहा है ना ये बात, मैं तो कहीं नहीं रहा, वो बोल रही है, रिकॉर्डिंग में उसने बोला है। उसकी औरत ने मुझे फोन किया, उसने मुझे बताया उसका पति ये करता है, जज हैं उसके रिलेशन में। मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप तो हमें बता रहे हो ना। हाँ। हम वही कह रहे हैं कि जैसे आपको पता चला, आप हमें बता रहे हो कि आपकी पत्नी सेक्स वर्कर है, तो उनके साथ के होंगे वो लोग जो भी आए होंगे। तो
पुलिस वही तो पुलिस, जब मैं पुलिस के पास एफआईआर करने गया तो वो उल्टा मुझे ही, उसकी भी, पुलिस की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उल्टा मुझे ही वो अंदर हो जाएगा। फिर मैंने अपने वकील से बात कराई, फिर उन्होंने मुझको जाने दिया वहाँ से। फिर मैंने डीसीपी को कंप्लेन करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आके गवाहों के साथ भी मतलब, फिर मैंने कोर्ट में गया, यहाँ द्वारका कोर्ट में, तो उन्होंने कहा आप पुलिस को बताना। जब पुलिस ही कर रही है वैसा, तो मैं पुलिस को किसको बताऊंगा? किसी को नहीं बताऊंगा। एविडेंस पे है फरीदाबाद कोर्ट में। कस्टडी का केस उसने किया, कस्टडी का केस उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैंने आज तक कुछ उसको ऊंची आवाज़ से बात नहीं करी है। पूछे 8 साल के लाइफ में ऊंची आवाज़ से बात नहीं करी। इतना होने के बाद भी मेरे पास व्हाट्सअप चैट भी है, उसके सबूत है। कोई क्रुएलिटी का केस नहीं है, वो एक पागलपन और एक साइकोपन का केस है। वो आदमी और वो औरत दोनों साइको हैं। जो एक बच्ची, मेरे सचलो मैं मानता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, पति पसंद नहीं होगा। बच्ची 3 साल की बच्ची ने क्या अपराध किया है, मैं आपको उसके सारे रिकॉर्डिंग जो मैं घर में रखता था वो आपको भेजता हूँ। आप खुद बताना, पापा को बताओगे तो नहर में फेंक देंगे, अंकल रोज आते हैं मारते हैं, पापा को खुद बोल रहा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा। फिर बच्ची ने बताया तब मुझे छेड़ते थे। अब इस बच्ची को मैं मेंटली उसको इस चीज़ से हटाना चाहता हूँ ताकि वो भूल जाए इस चीज़ों को। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, ये देखो मामला, एक बच्ची को 1 साल करीब 10 महीने तक प्रताड़ित करना, उसको कई जख्म देना। एक बच्ची को एक थप्पड़ मार दोगे तो मर जाएगी, उसको इतना करना, अटेम्प्ट टू मर्डर कई बार होना, जान से मारने की धमकी देना। पुलिस को रिकॉर्डिंग दी, डीजीपी ऑफ हरियाणा को रिकॉर्डिंग भेजी, उनको भी सुनाई नहीं दिया बच्चों की चीख। ठीक है, पुलिस उल्टा रिपोर्ट बना रही है कि बच्चों को लेके भाग गया, ये तो पागल है, साइको है, ये ऐसे ही करता रहता है। तो रिकॉर्डिंग दी पुलिस को, रिकॉर्डिंग पुलिस ने नहीं सुनी। मैंने बोला आप कॉल डिटेल निकालो, कॉल डिटेल नहीं निकाली। मेरे पास तो 12 अप्रैल 2024 को फोन आया है। 12 मतलब आपका ये कहना है कि ना तो द्वारका पुलिस आपकी सुन रही है, ना कोर्ट भी, ना हरियाणा ने सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना। वो उल्टा मुझे बोल रहे थे आप यहाँ आओ। तो मैंने बोला मैं कैसे आऊं, जब हरियाणा की पुलिस मुझे मारने आई तो मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? आप खुद बताओ। देखिए, इनके कई सारे ऐसे आरोप हैं, आपने इस वीडियो के द्वारा सुने होंगे। इनका कहना है हरियाणा में तो इनके साथ ऐसा था कि इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस इनकी सुन नहीं रही है, द्वारका पुलिस इनकी सुन नहीं रही है। कई सारे इल्ज़ाम हैं जो इन्होंने जिन के नाम लिए हैं। इनकी पत्नी से इनकी क्या बात हुई है, इनके पास कितनी रिकॉर्डिंग है, कितने बड़े एविडेंस हैं। देखिए, बच्ची से हम बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत छोटी बच्ची है, इससे बात नहीं कर पाएंगे। यही वो बच्ची है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मैं फरीदाबाद से दिल्ली आ गया हूँ, लेकिन तब भी जो इनकी पत्नी है वो 4 गुंडों के साथ यहाँ आती है और हिंसा पर उतर आती है। 2 लोग थे, मैंने 2 लोग को देखा था, और 2 उनके साथ थे, एक औरत थी और एक आदमी था। जो कई लोग यहाँ मोहल्ले में बोल रहे हैं उस आदमी के बारे में। अब वही बात है कि आप सबूत मांगोगे, आप उनसे पूछ सकते हो आगे। ठीक है, हम पड़ोसियों से बात करेंगे। देखिए, इस खबर में मैंने आपको बच्ची दिखाई है और ये पिता हैं जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो एविडेंस पर ही डिपेंड करता है कि इनके पास क्या क्या एविडेंस है और क्या सच्चाई है। क्योंकि हरियाणा कोर्ट, हरियाणा पुलिस कोई नहीं सुन रहा है, और दिल्ली पुलिस, दिल्ली का कोर्ट वो भी नहीं सुन रहा है। साथ में पुलिस ही इनको हड़का रही है। तो कई सारे सवाल हैं इस बात पर उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अंतिम बात यह है जो मैं कहना चाहती हूँ, शादी बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे ऐप से ढूंढकर लोग जो शादियां करते हैं उन पर कड़ी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, सूझबूझ कर शादी ब्याह करना चाहिए। ये एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है। आज 2 लोगों ने शादी की और 2 बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। आज इन दोनों की आपसी रंजिश के कारण बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। बच्चों को खुद नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे कहाँ जाएं। बहुत छोटे माइनर बच्चे हैं। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको